फ्लैट खरीदना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। कैसे, उसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो दो दोस्त थे, दीपक और गणेश। गणेश दीपक से बोलता है कि 5 साल पहले मैंने जो फ्लैट 60 लाख रुपए में खरीदा था, मैंने उसी फ्लैट को बेच दिया है। और मैंने कितने में बेचा है? 80 लाख रुपए में, यानी कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट। दीपक ये सुनकर काफी ज्यादा मिसिंग आउट फील कर रहा था। उसने अपने 6 साल के बच्चे की ओर देखा और उसे एक फेलियर की तरह महसूस हुआ, क्योंकि वो अभी भी एक रेंटेड हाउस में रह रहा था। दीपक ऊपर फैमिली की तरफ से सेटल डाउन करने का भी काफी प्रेशर था। उस प्रेशर के कारण और गणेश की सक्सेस को देख करके दीपक ने फैसला किया कि वो भी एक फ्लैट खरीदेगा। उसने एक 3 BHK 1.2 करोड़ में बुक कर लिया। लेकिन 7 साल बाद उसे ये एहसास हुआ कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक था। रियलिटी ऑफ 1.2 करोड़ एसेट। शुरुआत में दीपक को लगा था कि वो इस 3 BHK फ्लैट के लिए 1.2 करोड़ देगा, लेकिन काफी सारे हिडन चार्जेस उसने कंसिडर नहीं किए थे। 7 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज, 4 लाख रुपए की GST और 15 लाख रुपए का इंटीरियर और फर्निशिंग, यानी कि फ्लैट में मूव इन करने से पहले ही उसका टोटल खर्चा 1.46 करोड़ का हो चुका था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन 7 साल बाद दीपक का ऑफिस 30 किलोमीटर दूर चला गया था। दीपक का बेटा जो अब 13 साल का हो चुका था, उसे एक कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत पड़ती थी, जो कि शहर के बिल्कुल दूसरे साइड में थी। और इतने लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के कारण, कम्यूट करने के कारण वो हमेशा एग्जॉस्टेड रहता था और उसका काफी वैल्यूएबल टाइम ट्रैवलिंग में, कम्यूटिंग में वेस्ट होता जा रहा था। दीपक ने फैसला किया कि वो अपने ऑफिस के पास में ही कोई फ्लैट रेंट करेगा। लेकिन फिर वो अपने फ्लैट के साथ में क्या करेगा? लोगों ने एडवाइस दिया कि अपने फ्लैट को भी वो रेंट कर दे। दीपक के पास में काफी बढ़िया प्लान था। उसने ये सोचा था कि वो अपने फ्लैट को 35,000 में रेंट करेगा और अपने ऑफिस के पास में ही एक दूसरा फ्लैट 35,000 में ही रेंट पे ले लेगा, यानी कि दोनों रेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल कॉस्ट पड़ेगा 0। राइट? रॉन्ग, क्योंकि दीपक ने रेंटिंग की एंट्री फीस को कंसिडर नहीं किया। क्योंकि जब दीपक अपने फ्लैट को रेंट करना चाहता था तो कोई भी उसके फ्लैट में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि 7 साल रहने के बाद में फ्लैट काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। दीवारें पेल हो चुकी थी, कलर फेड हो चुका था और किचन में काफी सारे ग्रीस के दाग हो चुके थे। दीपक को एक टेनेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी माइनर रिपेयरमेंट करवाने की जरूरत पड़ी। पेंटिंग, डीप क्लीनिंग और माइनर कारपेंटरी के लिए उसने 1.5 लाख अलग से खर्च किए। और इसके अलावा टेनेंट ढूंढने के लिए उसने ब्रोकरेज का सहारा लिया और ब्रोकरेज पड़ा 35,000 रुपीज, यानी कि 1 मंथ का रेंट। रेंट का पहला पैसा आने से पहले ही वो ऑलरेडी 1.8 लाख खर्च कर चुका था। और उसके बाद आती है लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारियां। हर कुछ महीने में दीपक को टेनेंट की तरफ से कॉल आता है। कभी फ्लश काम नहीं कर रहा होता है, कभी गीजर काम नहीं कर रहा होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। क्योंकि बिल्डिंग 7 साल पुरानी हो चुकी थी तो चीजें अपने एक्सपायरी डेट तक पहुंच चुकी थी और दीपक को हर महीने करीब 2,000 रुपए मेंटेनेंस पे खर्च करने पड़ रहे थे, एक ऐसे घर के मेंटेनेंस पे जहाँ पे वो रहता भी नहीं था। और इसके ऊपर आता है एसोसिएशन का मीटिंग। बिल्डिंग एसोसिएशन की मीटिंग होती है और ये तय होता है कि बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत है। बिल्डिंग के कॉमन एरियाज के टाइल्स, बिल्डिंग के एक्सटीरियर का रीपेंट और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क की जरूरत है और इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। दीपक लीगली ऑब्लिगेटेड था 1.5 लाख का असेसमेंट फी देने के लिए। बिल्डिंग के रिपेयरमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए देने के लिए दीपक लीगली ऑब्लिगेटेड था। और आयरनी ये थी कि दीपक एक ऐसे बिल्डिंग के रिपेयरमेंट के लिए पैसे दे रहा था जहाँ पे वो रहना भी नहीं चाहता था। और ये सब कुछ सिर्फ एडिशनल खर्चा था। उसका मेन खर्चा तो था EMI, जो कि 85,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बैठ रही थी। दीपक के लिए जो ड्रीम होम था वो अब उसके लिए नाइटमेयर बन चुका था, जो उसका पैसा चूसता जा रहा था। और लिविंग कॉस्ट बढ़ने के कारण दीपक का ये फ्लैट उसके लिए एक बर्डन बन चुका था। तो ऐसे में वो गणेश को कॉल करता है, वही दोस्त जिसने उसे शुरुआत में एक फ्लैट खरीदने के लिए इंस्पायर किया था। दीपक गणेश से पूछता है कि तूने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे किया था? तो गणेश फाइनली एडमिट करता है कि उसे एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ ही नहीं। शुरुआत में उसे लगा कि उसे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बाद में कैलकुलेट करने पे पता चला कि 5 साल तक बैंक में इंटरेस्ट देने के कारण 12 लाख रुपए का उसका एडिशनल खर्चा हो चुका था, प्लस 5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 2 लाख रुपए उसका ब्रोकरेज में गया था, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट उसका 1 लाख रुपए भी नहीं था। गणेश ने कोई प्रॉफिट नहीं किया था, उसने बस ब्रेक इवन पे एग्जिट किया था, प्लस उसके 5 साल बर्बाद हुए थे। इंडिया में मिडिल क्लास लोग फ्लैट के लिए ऑब्सेस्ड हैं। लोग इसे अल्टीमेट सेफ्टी नेट की तरह देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि रेंट का मतलब है पैसे बर्बाद होना, पर एक्चुअली में ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि फ्लैट एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है जो कि एक शेयर्ड लैंड के ऊपर बना हुआ है। जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होते जाती है, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता जाता है और उसकी रीसेल वैल्यू कम होते जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक 20 साल पुराने बिल्डिंग में मूव करने के बजाय एक नई बिल्डिंग में मूव करना पसंद करेगा। और जब तक आप 20 साल का लोन पूरा करते हो तब तक आप फ्लैट के एक्चुअल कॉस्ट का 3 गुना पे कर चुके होते हो बैंक को। और किसके लिए? एक 20 साल पुरानी आउटडेटेड बिल्डिंग के लिए। तो क्या आपको फ्लैट खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आप फ्लैट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्लैट के कॉस्ट, GST, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस, इन सब को आप ऐड करोगे तो मैथ कभी भी आपके फेवर में वर्क
नहीं करेगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप फ्लैट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख रहे हो बल्कि एक लिविंग एरिया की तरह देख रहे हो तो ये आपके लिए वर्क कर सकता है, क्योंकि तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने इमोशनल पीस ऑफ माइंड के लिए पे कर रहे होते हो। अगर आपकी लाइफ स्टैटिक है, अगर आपको पता है कि आपकी जॉब चेंज नहीं होने वाली है, आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं होने वाले हो, आपका जॉब, आपके स्पाउस का जॉब और आपके चिल्ड्रन की एजुकेशन सब कुछ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होने वाली है, तो आप फ्लैट को चूज कर सकते हो। अगर आपके फ्लैट की EMI आपके टोटल सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं है तो भी आप फ्लैट को चूज कर सकते हो, क्योंकि तब आप EMI ट्रैप से बचे रहोगे। अगर आप मोबिलिटी के बजाय स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हो तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपको किसी गणेश की बात में नहीं आना है बल्कि आपका खुद का मैथ करना है। अगर आप खुद का एक घर चाहते हो रहने के लिए तो फ्लैट आपके लिए एक चॉइस हो सकती है, लेकिन आपको ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसके लिए आप काफी ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आपको फ्लैट नहीं देखना चाहिए, आपको इक्विटी या फिर लैंड देखना चाहिए। और इक्विटी और लैंड में कौन सा ज्यादा बेहतर हो सकता है, SIP या फिर लैंड, कौन सा ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।